हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू न्यूज़ एकेडमी। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, एक अच्छी हेल्थ के साथ होंगे। मैं हूं आपका साइंस एजुकेटर सागर सिन्हा और स्वागत है आपका इस परिवार अरुण एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th एंड 10th के लिए पर्टिकुलरली टर्म 2 की ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनसे ऑलरेडी काफ़ी बच्चे अपना मैक्सिमम बेनिफिट उठा भी पा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, सो दैट अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप जरा भी मिस ना करो। आज पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट आज सीखेंगे, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि काफी कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के दोनों पार्ट ऑलरेडी वीडियो पड़े हैं आपके प्लेटफॉर्म पे ही, आप जाकर के उनको देखो, समझो चीजें क्या दी गई हैं, किस प्रकार के कंसेप्ट हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या महत्वपूर्ण है, सब कुछ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जाकर के वीडियोस को देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, एंड उसके बाद आप एग्जामिनेशन में जरूर फोड़ करके आओगे। इस बात की गारंटी आपकी हमारी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की है। ठीक है, अब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर की अगर बात करी जाए तो कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक पार्ट 4 आने वाला है इसी पर्टिकुलर चैप्टर का, जिसमें मैं एक मूल कंसेप्ट नामक जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जिसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग द कंसेप्ट, रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से सॉल्व करें, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या प्रॉपर ट्रिक्स हो सकते हैं, टेक्निक्स हो सकते हैं, सभी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो से जुड़े रहो, चैनल से जुड़े रहो सबसे पहले तो, सो दैट आप वो वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके मूल कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, जिसके वजह से आप एग्जामिनेशन में कभी भी मिस नहीं करोगे, गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे। ठीक है, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन टाइम। सबसे पहले तो अगर आप वीडियो से पर्टिकुलरली अगर आप जुड़े हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से वीडियोस फॉलो कर रहे हो, समझ रहे हो कंसेप्ट को, तो आपको ये पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आप अगर ऑलरेडी जुड़े हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आप इजिली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का उत्तर बता पाओगे। प्रश्न है यहाँ पर, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि एटॉमिक रेडियस मैंने क्या बताया था। प्रॉपर बताना है आपको, ठीक है, कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी वो आपको प्रॉपर तरीके से बताना है। फटाफट से कमेंट्स में आग लगा दो, बताओ क्या है एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का। वीडियो लेक्चर्स अगर आपने रेगुलरली फॉलो करा होगा तो आप इजीली बता पाओगे, एंड उन सभी बच्चों को हम लोग प्रॉपर तरीके से शॉर्ट आउट दे देंगे अगले नेक्स्ट वीडियोस में। इसलिए जरूरी है कि कमेंट करो, फटाफट से आंसर बताओ, और ये क्वेश्चन टाइम जरूरी है समझने के लिए कि आप कितना वीडियोस के साथ एंटरटेन कर रहे हो, समझ रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो। ठीक है, अरुण एकेडमी नाम का टेलीग्राम चैनल है, आपको इस बारे में ऑलरेडी जानकारी है, जहां पर हम लोग हर एक पीडीएफ डाल दिया करते हैं, सेशंस जितने भी हमारे सेशंस होते हैं पर्टिकुलरली यूट्यूब पे, ठीक है, उन सभी का पीडीएफ आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलता है। जितने भी हमारी फ्री क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, उन सभी के अपडेट्स के बारे में आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस पर्टिकुलरली प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे चलती हैं, उन सभी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेंगी। प्रैक्टिस कंटेंट मैं ऑलरेडी आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर अब एक पार्ट के बाद खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 20 से 30 क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपके लिए भी एक ईजी हो समझने में, और वो आप ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप प्रॉपर तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट हम लोगों ने यहाँ पर एंड करा था चीजें कि हाँ क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी, किस प्रकार का पूरा कंसेप्ट रहा है। तो हमारे कंसेप्ट था पर्टिकुलरली कि हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर एंड करा था। दो टॉपिक्स यहाँ से निकल के आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, तो एटम्स बेसिकली दो प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, आयंस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में, इस पर्टिकुलर टर्म में, जस्ट बिकॉज कि आपका जो भी सिलेबस बना है, सिलेबस वीडियोस आपने अगर देखा होगा तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होगी कि आयंस हमें नहीं पढ़ना। आयंस से इतने प्रश्न नहीं आने वाले आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके सिलेबस में भी आयंस नहीं दिया गया है, तो हम लोग आयंस को डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आपको आयंस के बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं थोड़ा बहुत उसका आंसर कर दूंगा, सॉल्यूशंस बता दूंगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हम उसे जरूर बताने की कोशिश करेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज की मॉलिक्यूल्स से काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल सबसे पहले तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड इस पर्टिकुलर डिजाइन को देखो, ये जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर लगा रखा है स्लाइड्स में, इसको आपको ध्यान से देखना है। इसको ध्यान से देखने के बाद यू विल रियलाइज दैट कि मॉलिक्यूल्स क्या है, उसका डिजाइनिंग किस प्रकार से करी जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज किस प्रकार का शेप हो सकता है, किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बॉन्डिंग किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है,
क्या सिमिलर एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्या अलग अलग एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सभी का क्लैरिफिकेशन इस पर्टिकुलर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, मैं अगर इसका नेमिंग कर दूं A, B और C, तो आप ये देख पाओगे पर्टिकुलरली यहाँ पर कि यहाँ इस पर्टिकुलरली चीज में कि इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि तीन अलग अलग प्रकार के एटम्स यानी कि A, B और C तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में कनेक्टेड है विद अ बॉन्ड। ठीक है, और इस प्रकार से ये पर्टिकुलरली एक ह्यूज जियांट मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल्स नाम देते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम रखा है। डायग्राम अपने दिमाग में जरूर रखा करो, जो दैट आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब चलो मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस लिए पढ़ना जरूरी है। तो मॉलिक्यूल्स के बेसिक डेफिनेशन के बारे में अगर बात करी जाए यहाँ पर बच्चा लोग, तो मॉलिक्यूल्स का बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और अगर आयंस की अगर हम लोग बात करें तो आयंस क्या होते हैं, आयंस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आयंस आर चार्ज एंटिटीज। ठीक है, आयंस आर चार्ज एंटिटीज वेयर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप्स। ये दो डिफरेंस है, ये बेसिक एक डिफरेंस है जो कि मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। क्या मतलब हुआ इसका? तो बच्चा यहाँ पर मतलब इसका ये है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो एक न्यूट्रल ग्रुप है एटम्स का। दो या दो से अधिक एटम्स जब केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं एक साथ और मिल करके एक जियांट मॉलिक्यूल का एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, और उस ग्रुप को हम एक मॉलिक्यूल के तौर पे जानते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स का। आगे बात करेंगे, द फोर्सेज विच होल्ड द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि जो बॉन्डेड, जो मैं यहाँ पर बॉन्डेड की बात कर रहा था या जो फोर्सेस की बात कर रहा था जिसके द्वारा एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, वो कौन सा फोर्स है? तो दैट फोर्स इज कोवेलेंट। उस फोर्स का नाम क्या है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो वो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा ही एटम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, होल्ड किए रहते हैं और इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पर बच्चा लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब देखो एटम्स आपको प्रॉपर फ्री स्टेट्स में अगर मैं कहूँ तो एटम्स आपको फ्री स्टेट में इतने देखने को नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज के दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। लेकिन मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर बात करी जाए तो दे एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कौन करता है? मैंने बार बार आपको वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करा है कि फ्री स्टेट में हमेशा वही एंटिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं जो कि केमिकली स्टेबल हों, जो बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी रिएक्शन शो ना करें। ठीक है, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर स्टेबल, दे आर न्यूट्रल, और न्यूट्रल होने की वजह से वो आपस में यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ कोई भी रिएक्शंस, कोई भी एक प्रकार का केमिकल कॉम्पोजिशन रिएक्शन शो नहीं करते, जिसकी वजह से दे डू एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, दे आर स्टेबल। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। इस बात को आपको जरूर याद रख लेना चाहिए अभी ही कि मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। ठीक है, उन्हें ऑक्टेट कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि हाँ अगर ऑक्टेट कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीशन क्या है आगे थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से वो हमारे पर्टिकुलरली टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आगे बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कौन सा है। ठीक है, तो आज यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कौन सा होगा एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, चलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की ओर। यहाँ पर बात करेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है। यहाँ पर तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एटम्स का, ये मॉलिक्यूल्स का, एंड यहाँ पर ये कंपाउंड्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट से आपने क्या चीजें सीखी कि सिमिलर दिखने वाले एटम्स जब आपस में मिलते हैं और एक न्यूट्रल ग्रुप का निर्माण करते हैं तो दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहां से कहीं से भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आराम से बैठ करके सुनोगे भी तो भी समझ में आ जाएगा कि कंसेप्ट क्या है। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करें अगर यहाँ पर बच्चा लोग, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहता है कि डिसिमिलर,
ठीक है, यानी कि अलग अलग दिखने वाले एटम्स जब मिलकर के एक न्यूट्रल ग्रुप का निर्माण करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल ग्रुप बनाते हैं, तो दैट ग्रुप इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, एटम्स के बारे में अगर बात करी जाए तो एटम्स क्या होते हैं? एटम रैंडम घूमने वाले कोई भी एटम्स, यानी रैंडम छोटे छोटे पार्टिकल्स मैटर के, वो क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। और कंपाउंड्स तो क्या है? मॉलिक्यूल्स भी मिलकर के जब पर्टिकुलरली एक न्यूट्रल ग्रुप का निर्माण करते हैं, तो दैट इज नोन एज कंपाउंड्स। तो ये पूरी जानकारी थी यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के बारे में। बेसिक डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब देखो, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बहुत ध्यान से सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखो, उसके बाद जो रिटन है, जो पर्टिकुलरली कंसेप्ट लिखा है वो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको दो एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में बिल्कुल सिमिलर हैं, और ये मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। ये दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं, और ये है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एंड यहाँ पर सिमिलरली क्लोरीन के आपको एटम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ पर मिलकर के एक न्यूट्रल ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, एंड दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। सिमिलर वाली चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, दे आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलर से आपको बस इतना याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कभी भी होगा दे डू हैव सिमिलर एटम। ठीक है, अब कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट कहता है यहाँ पर द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स। बार बार मैं सिमिलर पे जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में प्रश्न पूछा जाता है तो आप वहां पर पूरी क्लैरिटी के साथ सही उत्तर दे सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कौन सा होगा एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपको जानकारी है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। एसेशन रीजन हो गया, एमसीक्यूज हो गया, पैसेजेस हो गए, काफी अलग अलग प्रकार के आपके प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको हर एक प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा कि किस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछे जाएं, यू आर रेडी टू आंसर दैट। दोबारा से पढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी बार बार एक्सप्लेन किया है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर सिमिलर एटम से मिलकर के बने हैं तो दैट न्यूट्रल ग्रुप इज नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सीधी बात। आगे बात करेंगे द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। अब देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एक न्यूट्रल ग्रुप में या मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक तरीके से डिनोट करते हैं कि उसकी एटोमिसिटी क्या है। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन तो एटोमिसिटी का यही होता है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब समझने की दृष्टि से देखते हैं कि हम इसको समझ कैसे सकते हैं, जान कैसे सकते हैं। तो आप छोटी छोटी बातें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ Na, जैसे मैंने लिखा O2, ठीक है, जैसे मैंने लिखा N3। ठीक है, तो इस प्रकार के एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो। सोडियम में क्या है, एक एटम आपको देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन में दो एटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपको 3 नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिल रहे हैं। यही इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की एटोमिसिटी के डिनोमिनेशन है या पर्टिकुलर एलिमेंट्स के एटोमिसिटीज हैं। ठीक है, सोडियम क्या हो जाएगा, एक एटम वाला, इसे हम कहेंगे मोनो एटॉमिक। ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम्स वाला, तो दैट इज नोन एज डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन क्या है, 3 एटम्स वाला, तो उसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार के हम लोग नाम देते हैं पर्टिकुलर एटोमिसिटी के कंसेप्ट से, और इस प्रकार से सारे कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि एटोमिसिटीज या मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ये सभी कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के बारे में कि व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। अब जैसे हम लोगों ने एक्सप्लेन करा था मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में, सिमिलरली कंसेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। इस पर्टिकुलर डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आपको 2 डिसिमिलर एटम्स दिखाई दे रहे हैं और वो मिलकर के एक न्यूट्रल ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर से नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 डिसिमिलर एटम्स मिलकर के एक न्यूट्रल ग्रुप का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है बच्चा लोग कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का पूरा कंसेप्ट डिसिमिलर एटम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कंसेप्ट को देखेंगे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर
टाइप्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। पहचानने का तरीका क्या हो गया, जब भी अगर आप पर्टिकुलर डायग्राम में देखोगे तो वहां पर आपको डिसिमिलर या डिफरेंट एटम्स दिखाई देंगे जो मिलकर के एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, एंड दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो सीधा सा डेफिनेशन हो गया कि ऐसा मॉलिक्यूल्स, ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होना जहां पर दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एटम्स मिलकर के एक न्यूट्रल ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर समझ लिया। देखो, अगर आपको कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी होती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, बताया करो हमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या आपका सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको यह समझना है कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरा चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए, स्पेशली मैं अपनी क्लासेस की अगर बात बताऊं यहाँ पर, तो बिल्कुल सिलेबस से लग करके ही मैं चल रहा हूँ या कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन रहती है तो मैं उतनी ही सीमित बताता हूं जितनी आपके लिए जरूरी है। सारे जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, जितना बताया जा रहा है उतना कर लोगे आराम से, मोर देन 90% यू विल बी स्कोरिंग इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन वाइज समझेंगे। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट्स। अब देखो, कंसेप्ट मैंने आपको एटॉमिक मास का भी पढ़ा रखा है, अगर आपको याद होगा तो मैंने एटॉमिक मास वाले कंसेप्ट में भी आपको बताया था कि हम लोग रिलेटिव मास ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो चाहे एटॉमिक मास हो, वो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, हम लोग वी कंसिडर ओनली द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल, और वो भी रिलेटिव जो पर्टिकुलर रिलेशन होता है वो C12 एटम से ही हम लोग करते हैं। तो C12 ये पर्टिकुलर जो एटम है या कार्बन 12 जो एटम है, इसे हम बेस एटम एक तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, मासेस के लिए। तो मासेस को निकालने के लिए या कैलकुलेट करने के दौरान वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस कार्बन 12 एटम का, जिसे हम क्या करते हैं 12 यूनिट भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली किसी भी मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मासेस आपको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द रिलेशन विद द C12 एटम, ठीक है। एक्सप्रेशन की अगर बात करी जाए, यानी कि अगर इसके यूनिट्स किस प्रकार के होते हैं, तो U यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में हम लोग पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बात करता हूं मैं आपसे कि किस प्रकार के मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का अगर फॉर एग्जांपल मैं मास बता रहा हूं 2U, फॉर एग्जांपल लेट द मास ऑफ हाइड्रोजन बी 2U या 2 एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको यहां पर समझना यह है कि जो पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का मास होगा दैट इज 2 टाइम्स हेवियर देन द C12 एटम। रिलेटिव मास है ना ये, तो आपको 2 टाइम्स समझना होगा। जो भी पर्टिकुलरली एलिमेंट का मासेस है, ठीक है, वो भी एक्चुअली रिलेशन में अगर C12 एटम के रिलेशन की बात करी जाए तो वो डायरेक्टली उसके गुना हो जाता है, या एक तरीके से मल्टीपल में आप उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर H2 अगर मैं 2 एटॉमिक मास यूनिट ले रहा हूं तो C12 के रेफरेंस में यह दुगना है। बात समझ में आ रही है? तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझना है। मॉलिक्यूलर मासेस के रिगार्डिंग में इतना ही कंसेप्ट आपके लिए आवश्यक है, जानने लायक है। अगर आपको मॉलिक्यूलर मासेस याद करने हैं तो कुछ बेसिक एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मासेस मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आपके लिए आवश्यक है, याद कर सकते हो आप। हाइड्रोजन के अगर रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो 1 होता है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। अब देखो, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं कि जानने लायक क्या बात है यहां पर, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एटॉमिक नंबर 1 to 30 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये 9th के लिए भी बच्चों के लिए है, 10th के लिए भी है, 11th 12th सबके लिए। इनफैक्ट 11th 12th के लिए तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अगर याद हो जाए, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी 9th एंड 10th में हैं उनके लिए एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। 1 to 30 आपको सबसे पहले तो एलिमेंट्स के बारे में नाम पता होना चाहिए कि 29 पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, 14 पे कौन सा एलिमेंट है, 27 पे कौन सा एलिमेंट है, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, इनके एटॉमिक मासेस के बारे में, कि इनका एटॉमिक मास क्या होता है। सभी देखो, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यही सब बेसिक चीजें होती हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं,
अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपको ये सब चीज़ें बेसिक याद हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत आगे हो अपने आप। ठीक है, आप बहुत दूसरे अगर अपने कंपटीशन में बच्चे हैं तो आप उनसे बहुत आगे हो। ठीक है, बेसिक अगर मैं क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर बताऊं कि किस प्रकार का क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम, इन सभी के एटॉमिक मासेस कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं। और ये सभी क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। मैंने आपको शुरुआत से ये चीज़ बताई, ये सभी रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट्स, ये सभी आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मैंने अभी एटॉमिक मास यूनिट्स आपको बताए हैं। यूनिट्स होता है, ये किसका यूनिट है, तो ये पर्टिकुलरली मॉलिक्यूलर मासेस का यूनिट होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ये मैं आपको वीडियो के आगे अभी बताने वाला हूँ। इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम ग्राम एटॉमिक मासेस को भी कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में बहुत है। अगर आपको इतनी आवश्यक है, आप जरूर याद करने की कोशिश करो। 1 to 30 बिल्कुल आप याद कर लो। देखो, नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है, बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, दो कंसेप्ट होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और एक होता है मोलर मास। ये तीन कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जामिनेशन में हो सकता है आपके न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाए, डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि प्रश्नों का है ना यहाँ से कुछ तोड़ नहीं है। कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। ठीक है, डेफिनेशन वाइज अगर मैं देखूं कि डेफिनेशन किस प्रकार का क्या कहता है यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। बहुत ही बेसिक से एक डेफिनेशन मैंने लिया है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक से डेफिनेशन क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो अमाउंट है ग्राम में, वो उसके एटॉमिक मासेस से अगर बराबर होता है तो हम उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ये सीधा सा बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा डेफिनेशन है। रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप कैसे याद रख सकते हो, तो इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या करता है, ये 1 मोल ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि 1 मोल ऑफ एटम का ग्राम्स में क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है? तो ये बेसिक सी जानकारी है, इसमें डेफिनेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। डेफिनेशन ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखो मोल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट आया है, तो मोल के बारे में मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। इसके बाद उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा मोल के बारे में। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी जितनी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, मोर देन सफिशिएंट आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्राम एटॉमिक मासेस, ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस और मोलर मास, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है, और इन सभी में डेफिनेशन ही अगर आपको याद है तो डेफिनेशन की वजह से ही आप कहीं ना कहीं स्कोर कर लेते हो। डेफिनेशन देखिए, द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है यहाँ पर एक, जो कि मैंने अभी आपको बताया था एटॉमिक मासेस में भी सिमिलरली है, मॉलिक्यूलर मासेस में। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास जब पर्टिकुलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में बराबर हो जाता है तो दैट इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। देखो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ, उदाहरण कैसे हो पाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर कि कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का अगर मैं कह रहा हूँ एक बार 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 यू लिख रहा हूँ और एक बार 12 जी लिख रहा हूँ, ठीक है, 12 ग्राम और 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। दैट इज द क्लियर इंडिकेशन ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, और यही पूरा कंसेप्ट होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस का। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस नहीं होते, ऐसा नहीं कि 12 जो एटॉमिक मास यूनिट है दैट इज डिफरेंट, या 12 ग्राम डिफरेंट है, या कार्बन के मासेस के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन्हीं के वजह से ये 12 यू या 12 जी जो हैं यही ग्राम मॉलिक्यूलर मासेस को बेसिकली यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे बात करी जाए तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो भी होगा इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, यानी कि इस कार्बन का 1 मोल मॉलिक्यूल जो भी होगा या उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। इसके बारे में मैं आपको स्पेशली बताने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट हो गया आपके लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। बहुत ही बेसिक है, इतना आपके लिए आवश्यक है, इतना जानना जरूरी है, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट फाइनल टॉपिक जो कि आज की क्लास का रहने वाला है वो है मोलर मास। तो मोलर मास के बारे में डिस्कस करने के बाद विल एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, क्योंकि इतना एक्सटेंशन नहीं रखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी महत्वपूर्ण है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ। कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिया करो, ठीक है, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मोलर मास की बात करी जाए तो मोलर मास क्या होता है, डेफिनेशन वाइज सबसे पहले समझ लो कि डेफिनेशन क्या कहता है। द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। मोलर मास देखो यार, सीधी सी बात है, मोलर मास का जो क्लियर कट डेफिनेशन होता है दैट इज किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल का जो भी मास होगा दैट इज इट्स मोलर मास। सीधा सा फंडा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो 1 मोल का जो भी उसका मास होने वाला है तो दैट इज नोन एज मोलर मास। सीधा सा मतलब है, ठीक है। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो यूनिट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ग्राम पर मोल यूनिट होता है मोलर मास का, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। इट कैन बी एलिमेंट और ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब मोलर मासेस क्या होते हैं, बेसिकली एलिमेंट के भी निकाले जाते हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के भी निकाले जाते हैं। 2 मोलर मासेस आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। 2 प्रकार के मोलर मास कौन कौन से हो गए, पहला हो गया एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, और दूसरा हो गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कंसेप्ट है। मोलर मास ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड क्या कहते हैं, तो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ग्राम पर मोल। तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट का, है ना, जब न्यूमेरिक एटॉमिक मास उसके इक्वल हो जाता है तो उसे हम कहते हैं यूनिट ग्राम, बेसिकली मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस अगर बात करी जाए तो मॉलिक्यूलर मासेस जब बराबर हो जाते हैं पर्टिकुलरली उसके अमाउंट से सब्सटेंस के, तो दैट इज नोन एज मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर, ठीक है, मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यूनिट्स की बात करी जाए तो यूनिट्स दोनों में ही सेम होते हैं एंड दैट इज यूनिट ग्राम पर मोल। बेसिक सा यूनिट है, सभी में सेम है, ठीक है। तो इतनी जानकारी काफ़ी है आपके लिए मोलर मासेस के रिगार्डिंग में, और इतनी जानकारी आज के कंसेप्ट ने हम पढ़ा, आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। सभी महत्वपूर्ण है, प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, दोबारा समझ में ना आए तो वीडियो देख लेना। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो, अगर आपको डाउट है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मोल कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं आज ही बता दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पूरा कंसेप्ट बेस्ड होगा, मोल कंसेप्ट क्या होता है, किस प्रकार के कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, जो बेस्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास वो मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, सभी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, घर में भाई बहन, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, सभी के साथ, ठीक है। और जो भी बच्चे क्लास 9 के प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मास्त्र है, बहुत ही बढ़िया वीडियो लेक्चर्स हैं, ज़रूर देखो, अपना मैक्सिमम बेनिफिट लो, ठीक है। और नया साल भी आने वाला है, नया साल में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर आप सभी के लिए अभी से ही विश कर दे रहा हूँ, अभी रात आनी बाकी है, बट स्टिल नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए साल में, एक नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ, नए जोश के साथ। अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फोकस करो, ठीक है, और अपनी सेहत का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है आपको। अच्छे से रहो, सेफ रहो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।